एग्जांपल है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बफर सॉल्यूशंस पढ़ लिया, उसके पहले हम लोगों ने कॉमन आइडेंटिटी फैक्टर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात की थी। तो यहाँ पर आज हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और सॉल्युबिलिटी में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और कॉमन आयन इफेक्ट, इन दोनों कंसेप्ट का यूज होने वाला है। तो अगर आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो एक बार रिवर्स जाके आप रिवाइज कर लें या फिर आप एक बार लेक्चर और देख लें तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी हम लोगों को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्ट। मींस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमें उस बात पर डिस्कस करना है। किस पर डिस्कस करना है? सॉल्युबिलिटी पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी पर हम लोगों को डिस्कस करना है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले सॉल्ट को जानेंगे, उसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी को जानेंगे। हालांकि सॉल्ट के बारे में मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो सॉल्ट पढ़ने वाले हैं उस सॉल्ट में बस ये बताया गया है कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल है। मतलब जो सॉल्ट सॉल्युबल होंगे और जो सॉल्ट इनसॉल्युबल होंगे उसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली होता क्या है, जनरल टर्म्स में अगर देखा जाए, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में या लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस में दूसरा कंपोनेंट ऐड हो जाना, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ 100 ग्राम सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब इसी को जो हम लोग कंसंट्रेशन के बेस पर स्टडी करते हैं तो फिर बोला गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर जो यूज किया गया है, यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज किया गया है वो किसके रिस्पेक्ट में है? मोल्स के रिस्पेक्ट पर। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी के बेस पर सॉल्ट को दो कैटेगरी में डिफाइन करके हमें स्टडी करना है। एक हम लोग जानते हैं सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट, और दूसरा हम लोग जानते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है। अब सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट कहता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग NaCl की बात करते हैं तो NaCl की बात अगर हम करते हैं तो NaCl क्या है? वाटर में सॉल्युबल है। जबकि इसी का हम लोग अपोजिट की बात करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट की, तो जो AgCl है वो आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन अब एक चीज और याद रखना, AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट जरूर है, लेकिन फिर भी AgCl का वाटर में एक माइनर सा पॉइंट जरूर मिक्स हो जाता है। अब मींस कम से कम वैल्यू इसकी डिसॉल्व हो जाती है। या हम लोग एक ऐसे बोले 1 लीटर सॉल्यूशंस में 10⁻⁵ मोल AgCl डिसॉल्व हो सकता है। तो उस केस में अगर देखा जाए क्या ये AgCl कंप्लीटली इनसॉल्युबल है? नहीं, ये थोड़ा सा तो सॉल्युबल है ना, मींस कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है। तो इस तरीके के कंपोनेंट जो कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है, थोड़े से सॉल्युबल हैं, उस केस में उसको हम लोग इनसॉल्युबल की जगह स्प्रिंगली सॉल्युबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंगली सॉल्युबल। और जो भी कंपोनेंट स्प्रिंगली सॉल्युबल हैं, हमें इस कंसेप्ट में उन्हीं की सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपने दो टाइप की एनर्जी देखी होंगी। एक होता है लैटिस एनर्जी, एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी को एक्सप्लेन किया गया था केमिकल बॉन्डिंग में। तो अब देखो जरा, लैटिस एनर्जी जिस किसी भी कंपाउंड्स की ज्यादा होगी, हम लोग कह सकते हैं ऐसे सॉल्ट जिनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। जिनकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है वो आपके क्या है? इनसॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो आपके सॉल्युबल सॉल्ट है। देखो मींस सॉल्युबल सॉल्ट क्या होंगे? सॉल्युबल सॉल्ट के अकॉर्डिंग ऐसे सॉल्ट या ऐसे कंपाउंड जिनका लैटिस एनर्जी क्या हो? हाइड्रेशन एनर्जी से कम है। अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, उस केस में उन सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्युबल सॉल्ट। सेम केस, इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? अगर लैटिस एनर्जी का वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से कैसा है? ज्यादा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो आपके इनसॉल्युबल सॉल्ट है। मैं यहाँ को शॉर्ट में लिख देता हूं, अदरवाइज आपको भूल जाएगा। Li का मतलब क्या है? लैटिस एनर्जी, और He का मतलब क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है।
अब लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। जब कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनता है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं जब भी एटम आपस में कंबाइंड होके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उस टाइम उनकी जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग के टाइम जो एनर्जी वर्क करती है, या जो एनर्जी का वहाँ पर यूज होता है, या जिस किसी भी एनर्जी के द्वारा वो पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांगली तरीके से जुड़े रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व हो जाना। तो उस केस में अब ये बताया गया कि अगर कोई एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से क्या हो? कम हो, तो फिर वो आपके सॉल्युबल सॉल्ट है। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी की कम है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। अभी इस इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है कि कंपैरेटिवली बहुत ही कम सॉल्युबल है ना। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे AgCl की जो बात चल रही है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻⁻⁵ मोल ऑफ AgCl dissolve in 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन कब? एट 25 डिग्री सेल्सियस। हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को भी फिक्स रखते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो सिंपल सी बात है, कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इन सारी बातों को याद रखना। अब ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब समझ गए ना? स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है जिनका सॉल्युबिलिटी क्या हो? बहुत ही कम हो। अब एक चीज और समझना, सॉल्युबिलिटी को अच्छे तरीके से समझने के लिए 3 पॉइंट की बहुत जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? एक तो आता है सॉल्युबिलिटी, दूसरा आता है आयोनाइजेशन, और तीसरा आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्युबिलिटी तो अभी हमने आपको जैसे एक्सप्लेन कर दिया, क्या होता है? एक अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में डिसॉल्व कंपोनेंट्स का अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और जब कंपाउंड्स क्या होगा? सॉल्युबल होगा, फिर वो क्या करेगा? अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा। तो जब वो अपने आयंस में डिवाइड होगा तो उस कंसेप्ट को बोलेंगे आयोनाइजेशन। अब बारी आती है कि जब कंपोनेंट्स अपने आयंस में डिवाइड हो गए, तो फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे कि नहीं? अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, और अगर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम उसको हाइड्रोलिसिस नहीं बोल सकते। तब कौन कौन से सॉल्ट है? अब ऐसा भी केस है ना कि कौन कौन से सॉल्ट हैं जो हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ये भी हमने आपको पिछले कंसेप्ट में बताया था, कब? जब हम लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात की थी। देखो हम लोग यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि अगर वीक एसिड हो और वीक बेस हो तो वो क्या करता है? हाइड्रोलिसिस को शो करता है। नेक्स्ट, अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी वो हाइड्रोलिसिस को शो करता है। नेक्स्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तब भी वो हाइड्रोलिसिस को शो करता है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस को शो नहीं करता। मींस जब यहाँ पर सॉल्ट 1 2 3 इन 3 कैटेगरी के होंगे तभी वहां पर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, और उन्हीं पर हम लोग सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मींस अगर इससे बना हुआ कोई सॉल्ट आ जाए तो वहां पर सॉल्युबिलिटी नहीं होगा। तो एक चीज और याद रखना, जब कभी भी किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर दी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो एक ऐसा सॉल्ट है जो कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। हम लोग ऐसे कह सकते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है जो 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो इन सारी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो दूसरा चीज है, एक चीज और समझ लो कि NaCl क्या है? NaCl जब आयोनाइज होगा तो NaCl जो आयोनाइज होगा तो क्या करेगा? Na प्लस Cl माइनस में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग AgCl की बात करें, ध्यान समझना, अगर हम लोग AgCl की बात करते हैं तो ये AgCl एक रिवर्स रिएक्शंस को शो करता है, और ये Ag प्लस Cl माइनस को शो करेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि AgCl जब अपने आयंस में डिवाइड होगा तो Ag प्लस और Cl माइनस बनाएगा, और ये वापस रिवर्स हो सकता है। लेकिन NaCl जब अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा तो ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सॉल्ट है ये कंप्लीटली सॉल्युबल है और ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, जबकि ये जो AgCl है ये आपका स्प्रिंगली सॉल्युबल है। आई मीन क्या हो रहा है? ये इनसॉल्युबल तो है लेकिन ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है। अब स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि लार्जेस्ट अमाउंट में कम से कम कितना अमाउंट हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, या एक फिक्स अमाउंट में हम लोग कितना अमाउंट उस सॉल्ट का डिसॉल्व कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो उस तरीके से अब हम लोगों को इन बातों पर ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी किसकी? सॉल्ट की। इतनी कंडीशंस पर डिपेंडेबल होके हम लोग सॉल्ट को आगे सॉल्युबिलिटी को आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है।
अब हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो देखो जैसा कि अभी आप लोगों ने सॉल्ट को एक्सप्लेन अच्छे से समझा, सॉल्ट के एक्सप्लेनेशंस को आप अपने दिमाग में रखना। और हालांकि ये बात हम आपको पहले भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी बता चुके हैं, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पहले मैंने एक लेक्चर बताया था जिसमें कंप्लीटली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको सॉल्युबिलिटी बता दिया है ऑलरेडी। देखो क्या हो सकता है सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ moles of compound, number of moles of compound are dissolved in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशंस में कंपाउंड्स के कितने मोल्स हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब कंपाउंड्स कौन सा, कंपाउंड्स आपका कौन सा होगा, या तो आपके सॉल्ट होंगे, और कौन से सॉल्ट, जो हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी को शो करें, दूसरा या फिर आपके हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखना। मतलब 2 तरीके के कंपाउंड हैं जो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, तो उस केस में हम लोगों को इन बातों पर याद रखना है। अब देखो जरा एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हमारे पास AgCl है। क्या है, AgCl है। जब ये AgCl अपने आयंस में डिवाइड होगा तो ये कैसे डिवाइड होगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अगर हमने मान लिया, समझना यहां पर हमने मान लिया लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज इक्वल टू S। एक चीज और समझ लो, सॉल्युबिलिटी को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। ठीक है, तो इसको हम लोग स्मॉल एल से एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज समझ लो, यहां पर ये AgCl क्या है, सॉलिड, लेकिन ये यहां पर क्या बन गया, एक्वस, और यहां पर स्टेट कौन सी है, इक्विलिब्रियम। तो एक चीज समझ लो, यहां पर ये कितना मोल है, 1 मोल है, तो जो Ag प्लस होगा वो भी 1 मोल होगा और Cl भी 1 मोल होगा। सेम केस अगर हम लोग इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं तो Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी S हो जाएगी और Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, S हो जाएगी। तो इस केस में आप समझ लो कि अगर AgCl का सॉल्युबिलिटी S है तो उस केस में Ag प्लस और Cl माइनस का भी सॉल्युबिलिटी कितना होगा, SS होगा। क्यों, क्योंकि ये आयोडाइज हो रहा है। ये तो आपके फर्स्ट कंडीशंस की बात आई, बट हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, जब AgCl आपका H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे बनाएगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी इधर S है तो इधर भी इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, SS हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बारी आती है क्या, अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दिया जाए। देखो मैं क्या लिख देता हूँ, एट इक्विलिब्रियम। और जब हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, अगर एसिड के लिए बात की जाएगी तो हम उसको Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, जब बेस के लिए बात करते हैं हम उसको Kb के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जब हाइड्रोलिसिस की बात की जाएगी हम उसको Ks से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर भी डिस्कशन करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम पर इसका कांस्टेंट निकालते हैं तो बेसिकली क्या होगा, इसको लिखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। और KSP कैसे लिख पाएंगे, KSP इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ, KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या इसको दूसरे केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या, अगर हमने इसको अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट मेथड ऐसे भी हो सकता है, KSP इक्वल टू आपने क्या निकाला, या आप हम ऐसे लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम केस में आपका क्या निकाला, Ag प्लस Cl माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। और जब ये कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इधर आएगा तो K मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इक्वल टू क्या बनेगा, Ag प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीपल क्या हो जाएगा, KSP मतलब Ag प्लस आ गया और यहां पर क्या आ गया, Cl माइनस। तो कुल मिला के अगर देखा जाए प्रोडक्ट ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस को किसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया, KSP का। आई मीन हम लोग कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन
एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम इसका KSP निकाल सकते हैं। तो ये तो आपकी बात हो गई पहला पॉइंट की। यहाँ पर जो KSP है मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेयर KSP इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अब इसके आगे कंटिन्यू करना है। देखो जरा एक दो एग्जांपल और देख लो। हाँ एक चीज और हमने यहाँ पर उसी के आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, KSP इक्वल टू Ag प्लस और Cl माइनस। तो हमने क्या माना, Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी कितना है S और Cl माइनस का भी सॉल्युबिलिटी कितना है S। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, नाउ KSP इक्वल S इंटू S। तो S इंटू S का मतलब क्या होगा, KSP इक्वल S का स्क्वायर। तो फिर S इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ KSP। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो देखो अभी एक दो एग्जांपल और लेते हैं, इसको नोट कर लो बेटा। हाँ एक चीज और याद रखना, क्या याद रखना कि जो सॉल्युबिलिटी होगा, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो हम लोग केवल इक्विलिब्रियम पर ही अप्लाई कर सकते हैं। मींस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा कब निकालना है, जब रिएक्शंस इक्विलिब्रियम हो। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, वन डायरेक्शनल है, तो वहां पर हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कांसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, और एग्जांपल में क्या बोला गया, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl is 10⁻⁻10। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है, 10⁻10। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं जो AgCl है वो रिवर्स होगा किसमें, Ag प्लस प्लस Cl माइनस में। तो अगर हम लोग इसका KSP निकालते हैं, मींस एट इक्विलिब्रियम, जब हम लोग इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो वहां पर अगर देखा जाए, अब एक्चुअली सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होगा, अगर इसका सॉल्युबिलिटी हम लोग S मान लेते हैं तो इसका भी S होगा और इसका भी S होगा। तो फिर क्या बनेगा, KSP इक्वल S इंटू S। फाइनली KSP इक्वल क्या हो जाना चाहिए, S स्क्वायर। तो S इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ KSP। तो अब S इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट ऑफ KSP का वैल्यू 10⁻⁻10। तो S इक्वल टू 10⁻⁻5। ये आपका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हो गया किसका, AgCl का। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था तो उसके आया इसका सॉल्युबिलिटी S इक्वल टू 10⁻⁵ आया। अब यहाँ पर हम लोग यूनिट की बात करें तो S इक्वल टू क्या बनेगा, 10⁻⁵ मोल पर लीटर। लेकिन अगर हम इसी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे S इक्वल टू 10⁻⁵ इंटू AgCl का मॉलिक्यूलर मास। AgCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 143.5। तो उस केस में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा, S इक्वल टू 0.00143 ग्राम पर लीटर। तो ये भी इसका क्या है, सॉल्युबिलिटी है। यहाँ पर मोल पर लीटर के रिस्पेक्ट में और ये आपके ग्राम पर लीटर के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। KSP दिया हुआ था, लिखा ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP दिया हुआ था और हमें सॉल्युबिलिटी निकालना था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला एग्जांपल करते हैं। चलो आगे। अब हम लोगों को लिखना है, नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ApBq सॉल्ट। ऐसे बोल दिया कि कोई एक सॉल्ट है ApBq और उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। ये आपका जेईई में आ चुका है, एक चीज याद रखना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये सॉल्ट है, हमने अभी आपको बोला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग उसी कंसेप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, उसी सॉल्ट का निकाल सकते हैं जो इक्विलिब्रियम पर हो, मींस ये डिसोसिएट होगा। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, ApBq। हमने मान लिया कि जब ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा और अपने आयंस में डिवाइड होगा या डिसोसिएट होगा, तो ये वाला हम लोग कैटायन मान के चलते हैं, ये वाला एनायन मान के चलते हैं। तो हमने लिख दिया A प्लस प्लस B माइनस। अब देखो जरा A के कितने एटम है, P, तो हमने यहाँ पर P लिख दिया। अब A का क्रॉस जब हम करेंगे तो कितने वैलेंसीज होगा, Q, मतलब प्लस का Q। सेम केस जब हम B की बात करेंगे तो B के कितने एटम है, Q, और B की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, P। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या निकला, आपको ये कंसेप्ट निकला। अब हमने मान लिया कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, PS, क्योंकि एक मोल पे एक मोल जाता है। तो यहाँ पर जब S है, S तो जा रहा है, लेकिन ये P मोल है तो हमने इसको PS लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
QS। क्लियर हो रहा ना? तो अब हम लोगों को इसको क्या निकालना है? KSP। तो देखो जरा, सबसे पहले अगर हम लोग KSP निकालते हैं तो KSP इक्वल टू क्या निकलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस Q की पावर P, ये वाला। ठीक है। दूसरा केस, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस P की पावर Q, ये आपका क्या निकला? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, A प्लस Q का वैल्यू कितना आया? PS, और B माइनस P का वैल्यू कितना है? QS। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। नाउ KSP इक्वल A प्लस Q की जगह आप क्या रखेंगे? PS पावर P, और यहाँ पर QS की पावर Q, ये आ गया। तो देखो जरा, KSP इक्वल क्या बनेगा? P की पावर P और S की पावर P। सेम केस, Q की पावर Q और S की पावर Q। तो क्या बनेगा? KSP इक्वल P की पावर P और Q की पावर Q, और ब्रैकेट में क्या जाएगा? S की पावर P प्लस Q, ये आएगा। तो ये आपका क्या आ गया? KSP। ये तो हमने आपको एक सॉल्व रखा। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, अगर मान लो रिएक्शन ऐसे दी होती, समझना, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक्स के थ्रू ये बात समझाता हूँ। देखो जरा, हमारे पास एक सॉल्ट था APBQ। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इतना लंबा प्रोसीजर अगर करना है, वेल एंड गुड, कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं करना तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखना ध्यान से, APBQ को जब रिवर्स किया तो क्या बना? PA प्लस Q प्लस QB माइनस का P, ये आया। तो जब हम लोग इसका KSP निकाला तो क्या निकला? KSP आपका निकला P की पावर P, Q की पावर Q और S की पावर P प्लस Q। ध्यान समझना। देखो यहां पर जब हमने डिसोसिएट किया, यहां पर ये कितना मोल है? P मोल है, तो हमने P मोल ले लिया और उसी का उतना पावर ले लिया, P की पावर P। सेम केस, जब Q की बात करेंगे तो Q को भी Q, मतलब Q ये मोल था और Q की पावर में भी Q चला गया। पहला पॉइंट। दूसरा, अब दोनों की सॉल्युबिलिटी S है, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी S ले ली और दोनों के मोल्स को आपस में ऐड कर दिया। तो क्या निकला? P की पावर P, Q की पावर Q और S की पावर P प्लस Q। पहला। ये दूसरा केस, अगर मान लो हमारे पास NaCl होता, समझना ध्यान से, अगर हमारे पास NaCl होता तो ये डिसोसिएट होगा कैसे? Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो उस केस में अगर हमें इसका KSP निकालना है तो KSP क्या निकलेगा? तो इसका KSP निकलेगा, देखो इधर 1 1 मोल है, मतलब 1 की पावर 1, फिर 1 की पावर 1 और S की पावर 1 प्लस 1। आई मीन KSP इक्वल क्या बनेगा? S का स्क्वायर। हो गया। अब अगर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं हमारे पास अब एग्जांपल है, अब एग्जांपल कौन सा है? CaF2। तो ये CaF2 जब रिवाइज होगा तो क्या बनेगा? Ca2 प्लस 2F नेगेटिव। तो अगर हम लोग इसका KSP निकालेंगे तो क्या बनेगा? जितना मोल से उसका पावर। यहाँ पर 1 मोल है मतलब 1 की पावर 1, यहाँ पर 2 मोल है मतलब 2 की पावर 2 और S की पावर क्या हो जाएगा? इन दोनों की मोल सम प्लस 2। तो KSP इक्वल क्या बनेगा? 2 2 4 SQ। ये इसका आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनका KSP भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब एक चीज और, इसका तो हम लोगों ने ये सेम निकाला, मेथड और आंसर सेम आया, एप्लीकेशन ठीक था, लेकिन जरा इसका हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या ये कुछ ट्रिक राइट है, क्या ये डायरेक्टली हम लोग जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक लगा रहे हैं। देखो जरा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। CaF2 की बात करेंगे, अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है? CaF2। तो जब CaF2 डिसोसिएट होगा तो कैसे बनाएगा? Ca2 प्लस 2F माइनस। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी S हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी? 2S। तो जब हम लोग KSP निकालेंगे तो KSP इक्वल टू क्या निकलेगा? Ca2 प्लस और यहाँ पर F नेगेटिव का स्क्वायर। तो यहाँ पर Ca2 प्लस की सॉल्युबिलिटी कितनी है? S, और F नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 2S। तो 2S का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर एक S इंटू 4 और S का स्क्वायर। तो फाइनली क्या बनेगा? 4S क्यूब। क्या निकला? ये KSP किसका? CaF2 का। देखो जरा ध्यान से, सेम है ना? है सेम या नहीं? सेम है। तो हम लोग भी डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं ना। कहने का मतलब ये नहीं कि जरूर हम ये सब इतनी सरदर्दी करें। आई मीन इतना संभव सरदर्दी नहीं है, ये प्रोसेस ही है। अगर हम लोग इतना सब प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो हम ये तो कर ही सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। चलो, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। देखो अगला एग्जांपल क्या है? कंपेयर solubility of
AgCl एंड CaF2 ऐसे दिया, मतलब दो कंपाउंड, एक AgCl दिया और एक CaF2 दिया, और दोनों का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया। हमें कंपेयर किसमें करना है? सॉल्बिलिटी पर। KSP फॉर AgCl और KSP फॉर CaF2। मान लिया इसका सॉल्बिलिटी दिया है 10 के 10 और इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है 4 × 10 के 12। ये AgCl के लिए सॉल्बिलिटी कितना दिया है? 10 और CaF2 का सॉल्बिलिटी कितना दिया है? 4 × 10 अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा है, इन कंपैरिजन। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे फॉर AgCl। तो जब AgCl के लिए हम लोग निकालेंगे तो AgCl क्या हुआ? डिसोसिएट होके Ag प्लस Cl माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका KSP निकालना होगा तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1, फिर 1 की पावर 1 और S की पावर 1 + 1। फाइनली KSP इक्वल S स्क्वायर। तो S इक्वल टू क्या बनेगा? रूट ऑफ KSP। तो जब S इक्वल टू निकालेंगे, रूट ऑफ KSP का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻10। तो फिर S इक्वल टू क्या बनेगा? 10⁻⁻5। ये आपका सॉल्बिलिटी आया किसका? AgCl का। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा देखो, जब हम लोग CaF2 की बात करते हैं, ये आपका A पॉइंट, ठीक है, फॉर CaF2। अगर हम लोग CaF2 की बात करेंगे तो CaF2 कैसे डिसोसिएट होगा? CaF2 आपका डिसोसिएट हुआ Ca2+ 2F-, ये आया। तो जब हम लोग इसका KSP निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका KSP आपका निकलेगा 1 की पावर 1 × 2 की पावर 2 × और S की पावर 1 + 2, मतलब KSP इक्वल 2 की पावर 1 की पावर तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 और S की पावर Q, ये आया। अब KSP का वैल्यू कितना है? KSP का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻12 इक्वल टू 4 S3। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बनेगा? 10⁻⁻12 इक्वल टू S की पावर 3। तो S इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 10⁻⁻12। फाइनली S इक्वल टू क्या बनेगा? 10⁻⁻4। ये आपका सॉल्बिलिटी किसका आया? CaF2 का। और ये सॉल्बिलिटी आपका किसका आया? 10⁻⁻10 मतलब 10⁻⁻5 आया। तो दोनों में अगर देखा जाए, अब सॉल्बिलिटी किसका कम है? इसका कम है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्बिलिटी किसका? AgCl का। AgCl का जो सॉल्बिलिटी है वो कम है किससे? सॉल्बिलिटी ऑफ CaF2 से। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ऐसे कंपैरिजन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो हाँ, एक चीज और, मैंने ये फटाफट ये ऐसे लिख दिया, आपको क्लियर हुआ ना? मैं एक बार और समझा देता हूँ, फिर से समझ लो। मान लो मैं इसका एक जनरल तरीके से करता हूँ। कैसे? CaF2 रिवर्स एरो Ca2+ 2F-। क्या था? इसका सॉल्बिलिटी अगर S है, इसका भी S हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 2S। तो जब हम लोग इसमें KSP निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ और कंसंट्रेशन ऑफ F-। अब F के 2 मोल तो F स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो फिर KSP इक्वल क्या बनेगा? Ca2+ का सॉल्बिलिटी कितना है? S। Ag- का F- का सॉल्बिलिटी कितना है? 2S। तो हम लिख देंगे 2S और 2S का स्क्वायर। फाइनली KSP इक्वल S × 2 2 जा 4 और S का स्क्वायर। तो KSP इक्वल टू कितना आ गया? S नहीं 4S की पावर Q। देखो जरा, ये इधर है और ये इधर है, आई मीन दो सेम निकलेगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों ने दोनों की सॉल्बिलिटी निकाल दी, दोनों का कंपेयर कर दिया। आई मीन अगर हमसे पूछा जाता कि AgCl और CaF2 को दोनों को अलग अलग कंटेनर्स में डिसॉल्व कर दिया जाए तो किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, ऐसा क्वेश्चन था। तो हमने क्या निकाला? दोनों का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया था, तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट पे हमने सॉल्बिलिटी निकाल दिया और देखा कि AgCl का सॉल्बिलिटी कितना आया? 10⁻⁻5 और CaF2 का सॉल्बिलिटी कितना आया? 10⁻⁴। तो अल्टीमेटली किसका सॉल्बिलिटी ज्यादा है? माइनस में जो चार्ज कम होगा वो ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने क्या बोला? सॉल्बिलिटी CaF2 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू AgCl। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ये इसी का अल्टरनेट मेथड है, ये इसी का अल्टरनेट मेथड है, ऐसे नोट कर लो, इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना इस बात को। ठीक है बेटा, चलो तो ये हाँ, तो अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सॉल्बिलिटी पर डिस्कस किया, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट पर डिस्कस किया, इसके अलावा हम लोगों ने सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पर डिस्कस किया और हम लोगों ने इसकी कुछ न्यूमेरिकल भी किए। तो इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कुछ कंपैरिजन भी किया। आई मीन अगर दो कंपाउंड्स की सॉल्बिलिटी और या सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसका सॉल्बिलिटी में किसका सॉल्बिलिटी ज्यादा होगा, किसका सॉल्बिलिटी कम होगा, इस बात पर भी हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि सॉल्बिलिटी पर इफेक्ट डालता है।
पहला पॉइंट। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, आई मीन अगर किसी कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी कम है, उस केस में वो प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा, हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो बस चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।